motion of a round symmetrical body on an inclined plane. On an inclined plane, rolling without slipping. रोलिंग ले रहे हैं, हाँ जी, फ्रिक्शन तो होगा, फ्रिक्शन के बगैर रोलिंग कैसे होगी? सुनो अब ध्यान से। इंक्लाइंड प्लेन पे रोलिंग का केस ले रहे हैं, रोलिंग ऑफ राउंड सिमेट्रिकल बॉडी ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। क्या है रोलिंग की कंडीशन? रोलिंग की कंडीशन क्या है? अरे यार अभी यार इतनी देर से यार ये राम कहानी सुनाई मैंने सब होगा। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस जीरो होना चाहिए। यहाँ सरफेस इंक्लाइंड प्लेन चल रहा है, नहीं चल रहा है ना, ठीक है, रेस्ट में है, तो यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? जीरो, क्योंकि इस सरफेस का अभी सरफेस ये है, पहले हॉरिजॉन्टल ली थी मैंने, अब ये हो गई सरफेस, ठीक है, जीरो होना चाहिए। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले फोर्स दिखाएं हम, तो फोर्स अगर हम दिखाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे एक्ट करेगा इसका क्या? mg, और mg को अगर मैं तोड़ दूँ डायरेक्टली तो mg का एक कंपोनेंट कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा डाउन द प्लेन। कितना जाएगा mg का एक कंपोनेंट डाउन द प्लेन? mg साइन थीटा, ठीक है, और mg का एक कंपोनेंट यहाँ जाएगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन। कितना जाएगा? mg कॉस थीटा, और यहाँ पे जाएगा क्या? नॉर्मल फोर्स r, और ये हो गया आपका सेंटर ऑफ द बॉडी, सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी, और ये जाएगा क्या? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F, ठीक है, समझ गए? ये जाएगा आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F। अब आपके पास ये फोर्सेस हैं और कोई फोर्स नहीं है, ठीक। सबसे पहले हम लगाएं फोर्स इक्वेशन, तो ये फोर्स कौन मिला है इसे चलने के लिए? mg साइन थीटा नीचे को ट्रांसलेट कराएगा, फ्रिक्शन चलने से रोकेगा, तो ये एक्सेलरेशन से ऐसे ट्रांसलेट करेगी, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये देखो ये टॉर्क, ये तो तीनों यहीं से पास कर रहे हैं ना, तो ये टॉर्क डेवलप हो जाएगा, तो बॉडी ऐसे रोल कर रही है, अल्फा से घूमेगी, ठीक है। तो सबसे पहले लगाओगे, देखो रोलिंग के लिए 3 इक्वेशन है आपके पास, एक क्या? टॉर्क इक्वेशन, दूसरा फोर्स इक्वेशन, तीसरा कंडीशन ऑफ रोलिंग। कंडीशन ऑफ रोलिंग लगाए बगैर कुछ सॉल्व नहीं होगा, याद रखना, इसलिए मैंने रोलिंग की कहानी सुनाई इतनी देर से, ठीक है। तो सबसे पहले फोर्स इक्वेशन लगाओ, ट्रांसलेशन, पहले ट्रांसलेशन सॉल्व करो ना इसका, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालो। फोर्स इक्वेशन हमें क्या देती है? अरे फोर्स इक्वेशन किसका एक्सेलरेशन देती है? सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन देती है, याद रखना, ठीक है। कितना मिला है नेट फोर्स? mg साइन थीटा माइनस f क्या है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, mg साइन थीटा माइनस f इज इक्वल टू क्या? मास टाइम ऑफ एक्सेलरेशन। किसका एक्सेलरेशन है ये? सेंटर ऑफ मास का, ठीक है। ये आ गई हमारी इक्वेशन 1, क्लियर। अब लगाओ टॉर्क इक्वेशन, टॉर्क इक्वेशन लगाओ, टॉर्क निकाल लो, किसके अबाउट निकाल सकते हैं? सेंटर ऑफ मास के अबाउट। देखो सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क कौन देगा? हैं कितने कौन ये कहाँ से पास कर रहा है? mg साइन थीटा, सेंटर ऑफ मास से, इसके लिए आएगा कोई टॉर्क? नहीं। ये कहाँ से पास कर रहा है? सेंटर ऑफ मास से, इसके लिए आएगा कोई टॉर्क? नहीं। ये कहाँ से पास कर रहा है? सेंटर ऑफ मास से, इसके लिए आएगा टॉर्क? नहीं। किसके लिए आएगा? सिर्फ फ्रिक्शन के लिए। कितनी है फ्रिक्शन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से? r, ठीक है, ऐसे आ जाएगा, क्योंकि एक ही टॉर्क है, इसी को ले लो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज ही दे रहा ना, एंटी क्लॉक को पॉजिटिव, क्लॉकवाइज ही साइन लेना चाहते हो ऐसे बता देना इंक्लाइन, तो ऐसे आ जाएगा, क्लॉकवाइज आ जाएगा। इंक्लाइन की शक्ल बदल दी, यूँ बदल दी, एक ही बात है, जबरदस्ती का नेगेटिव साइन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो टॉर्क कितना हो गया? एक ही टॉर्क आ रहा है ना, कितना आ गया? Fr, F क्या है यहाँ? फ्रिक्शन है, F क्या है यहाँ? फ्रिक्शन है, ठीक है। फ्रिक्शन कितना है यहाँ? म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन बताया था मैंने, फ्रिक्शन म्यू क्या था? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन था। तो नॉर्मल रिएक्शन कितनी है यहाँ? mg cos थीटा। तो यहाँ पे म्यू इंटू mg cos थीटा नहीं है फ्रिक्शन, याद रखना। म्यू इंटू mg cos थीटा किस केस में होता है? स्लाइडिंग के केस में होता है। म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन फ्रिक्शन कब एक्ट करता है? स्लाइडिंग के केस में। ये रोलिंग फ्रिक्शन है, ये रोलिंग फ्रिक्शन है,
ठीक है, इस रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होती है, बहुत कम वाला रोलिंग नहीं, रोलिंग एक बात और यहाँ देखो, यहाँ पे जो है यार बड़ा कंफ्यूजन है यार। देखो रोलिंग फ्रिक्शन वर्ड से कंफ्यूज मत होना, रोलिंग फ्रिक्शन वर्ड से कंफ्यूज मत होना। रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन दो अलग अलग चीजें हैं। रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन दो अलग अलग चीज। रोलिंग फ्रिक्शन क्या चीज है? रोलिंग फ्रिक्शन किस वजह से एक्ट करता है? सरफेस नहीं यार, वो अलग है। सरफेस के डिफॉर्म होने की वजह से, सरफेस के डिफॉर्म होने की वजह से, सरफेस के डिफॉर्मेशन की वजह से रोलिंग फ्रिक्शन एक्ट करता है। जब बॉडी सरफेस पे चलती है तो सरफेस नीचे को डिप्रेस होती है, सरफेस में डिप्रेशन होता है। वो बड़ा वाला मिक्की माउस आता है ना, उस पर बच्चे चलते हैं तो वो अंदर को डिप्रेस हो जाते हैं, तो चलने में बड़ी दिक्कत होती है। उस पर चले होगे कभी तुम तो, उस पर चढ़ना तो चलने में दिक्कत होगी, दौड़ने में दिक्कत होगी, ठीक है। क्यों? कि सरफेस के डिप्रेशन की वजह से नॉर्मल रिएक्शन झुक जाती है। नॉर्मल रिएक्शन जब सरफेस डिप्रेस होती है ना ऐसे करके, और जब बॉडी उसके ऊपर रखी हुई होती है, वो हमें दिखेगा नहीं सरफेस डिप्रेस हो रही है, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन इंक्लाइंड हो जाती है, एग्जैक्टली वर्टिकल एक्ट नहीं करती। उस नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करते आपके मोशन को रजिस्ट करता है, उसी को आप रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। सरफेस के डिप्रेशन की वजह से आता है रोलिंग फ्रिक्शन। वो रोलिंग फ्रिक्शन है जो आपको जो है लॉज ऑफ मोशन में रोलिंग फ्रिक्शन के नाम से पढ़ाया भी है उसने, मेरे ख्याल से वहीं पढ़ाया शायद, ठीक है। ये रोलिंग फ्रिक्शन समझ रहे हैं? इस रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू बहुत कम होती है। अगर हार्ड सरफेस पे बॉडी चल रही है तो हार्ड सरफेस पे बॉडी चल रही है तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन के कंपैरिजन में ये वैल्यू 0.1% के आसपास होती है। 0.1% ऑफ द स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो हमने पढ़ा है, हार्ड सरफेस पे ये नहीं होता है, नेग्लिजिबल होता है, जीरो होता है, ठीक है। जहां सरफेस ये रोलिंग फ्रिक्शन डिपेंड करता है हार्डनेस पे, ठीक है, वो होता है एक्चुअल रोलिंग फ्रिक्शन। यहाँ रोलिंग फ्रिक्शन में कंफ्यूज मत होना। यहाँ रोलिंग फ्रिक्शन, यहाँ मैं फ्रिक्शन के साथ रोलिंग लगाऊं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये रोलिंग फ्रिक्शन है। इसका मतलब ये है कि बॉडी जब रोल कर रही है तो रोलिंग के समय जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है वो है ये, इसकी वैल्यू स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होती है, क्योंकि यहां बॉडी स्लाइड नहीं कर रही होती है, ये पॉइंट रेस्ट में है। और जब पॉइंट रेस्ट में होता है, जब पॉइंट रेस्ट में होता है तो फ्रिक्शन कितना एक्ट करता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम, लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होगा। ये कहां होगा? ये जीरो से लिमिटिंग फ्रिक्शन के बीच में होगा। ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू इनटू नॉर्मल फोर्स, म्यू इनटू नॉर्मल फोर्स इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। कोई भी बॉडी तब स्लाइड करती है जब अप्लाइड फोर्स जो है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन को एक्सीड करता है, ठीक है। अगर बॉडी रेस्ट में है, आपने फोर्स अप्लाई कर दिया, मैंने ये फोर्स अप्लाई कर दिया और बॉडी नहीं चल रही, ये मैंने 100 न्यूटन 50 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा, बॉडी नहीं चल रही है, कितना फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है? 50 न्यूटन। बैकवर्ड डायरेक्शन में 50 न्यूटन फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। कौन सा फ्रिक्शन है ये? स्टैटिक फ्रिक्शन है। दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, नेट फोर्स ऑन द बॉडी जीरो है। तो चूंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी क्या है? इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में मोशन नहीं है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मूव नहीं कर रहा विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस, तो ये वैल्यू लिमिटिंग से कम होगी, ठीक है, लिमिटिंग से कम होगी, ठीक है। तो रोलिंग में जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है वो है, रोलिंग में जब बॉडी रोल कर रही है उस समय जो फ्रिक्शन एक्ट करता है वो जीरो और लिमिटिंग के बीच में होता है, लिमिटिंग वैल्यू से कम होता है, ठीक है। और रोलिंग फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है? हार्डनेस पे। स्लाइडिंग फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है? रफनेस पे। इसकी वैल्यू हार्ड सरफेस के लिए क्या होती है? नेग्लिजिबल, इसके मुकाबले में होती नहीं है, तो इसलिए इसको वहां कंसिडरेशन में नहीं लेते। जहां डिफॉर्मेशन होगा सरफेस में वहां ये ज्यादा हो जाएगा, ये डिफॉर्मेशन की वजह से आता है, ठीक है, ठीक है। नहीं तो अब क्या है, एक्चुअली में ये फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट आता, मैं टॉपलिंग का एक क्वेश्चन उठाता तब वहां से बात समझ में आती, पूरी बीच में उठा लूंगा, चलो इसके बाद उठा लूंगा मैं। खैर बहरहाल, तो ये आ गया हमारा क्या? टॉर्क आ गया किसके अबाउट? सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो अल्फा निकल आएगा, अल्फा क्या हो जाएगा? टॉर्क अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो अल्फा जो है यहां से क्या हो जाएगा? टाउ COM अपॉन ICOM, ये लगा दोगे ना? अरे जैसे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, वैसे ही अल्फा इज इक्वल टू टॉर्क अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या लिया मैंने? हैं
अरे यार बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ रह गई, ओ माय गॉड। अरे यार रेडियस ऑफ जायरेशन मैंने पढ़ाया, रेडियस ऑफ जायरेशन बोलना था ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। अब यहाँ पे ज़रूरत पड़ रही मुझे रेडियस ऑफ जायरेशन की। बोलना होता है मेरे भाई, कहाँ यार बोल देते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन। बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसका नाम है रेडियस ऑफ जायरेशन, वो रह गया है, छोटा सा है। तो अब देखो सुनो, रेडियस ऑफ जायरेशन पहले मैं देख रहा हूँ, इसको मैंने कर दिया पेंडिंग, ठीक है। रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होती है? रेडियस ऑफ जायरेशन, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इट इज द कौन सी डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। जल्दी जल्दी लिखो, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन से क्या है ये? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। एक्सिस ऑफ रोटेशन से क्या है ये? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कॉमा द स्क्वायर ऑफ दिस डिस्टेंस, द स्क्वायर ऑफ दिस डिस्टेंस when multiplied by the mass of body, comma it gives moment of inertia of body, it gives moment of inertia of body, it is denoted by k। इतनी सी बात है बस। ठीक है, क्या है ये रेडियस ऑफ जायरेशन? एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जब इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर आप बॉडी के मास के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी के स्क्वायर, के से डिनोट करा ना, के का स्क्वायर जब हम बॉडी के मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके इक्वल मिलना चाहिए? बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल मिलना चाहिए। जैसे मान लो आपके पास रिंग थी, आपके पास रिंग थी, रिंग का ये वाली जो एक्सिस थी, इस वाली एक्सिस के अबाउट आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था, क्या निकाला था? mr²। तो इस एक्सिस से रेडियस ऑफ जायरेशन निकालना है, ठीक है। इस एक्सिस के लिए अगर आपने रेडियस ऑफ जायरेशन निकालना है, मान लो इस एक्सिस से जो रेडियस ऑफ जायरेशन है, मान लो इस एक्सिस से वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस k है, ठीक है। तो जब उस k का स्क्वायर बॉडी के मास से मल्टीप्लाई करोगे तो इट गिव्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी mr², यानी k बराबर जो है यहाँ से कितना आ जाएगा? r। तो इसका रेडियस ऑफ जायरेशन कितना है? r है। आपने ये रिंग निकाली थी, रिंग का इस वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था, रिंग है ये भी, अभी भी रिंग है ये, है रिंग। इस वाली एक्सिस के अबाउट आपने कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था? 2mr²। और इसके अबाउट 2mr² निकाला था, याद है? कौन सा टेंजेंट है ये? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। थ्योरम आप पहले एक्सिस लगा के निकाल सकते हो। तो अब आप इसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ जायरेशन निकालना चाहते हो, मान लो k है, ठीक है। तो k अगर रेडियस ऑफ जायरेशन है, तो जब इस रेडियस ऑफ जायरेशन का स्क्वायर बॉडी के मास से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या देना चाहिए? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो कितना है यहाँ पे रेडियस ऑफ जायरेशन? √2r, ठीक है। जैसे ये आपका स्फीयर था, ये आपका स्फीयर था, क्या था? स्फीयर। स्फीयर की इस सिमेट्री एक्सिस के अबाउट आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था। स्फीयर कह दें अगर तो कौन सा स्फीयर है? सॉलिड। याद है, जब भी क्वेश्चन में खाली स्फीयर लिखा हुआ हो तो इसका मतलब कौन सा है? सॉलिड है, याद रखियो, ठीक है। हॉलो को उसके आगे नाम लिख के देगा, हॉलो। तो ये सॉलिड स्फीयर हो गया। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने कितना निकाला था सिमेट्री एक्सिस के अबाउट? 2/5mr² निकाला था। तो रेडियस ऑफ जायरेशन निकालनी है तो क्या हो जाएगी? mk², ठीक है। वेयर k क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी वो है? mk² = कितना? 2/5mr²। यानी करना क्या है बताओ जल्दी से। जब भी रेडियस ऑफ जायरेशन निकालनी हो तो जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ हो, जो बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को किससे इक्वेट करा दो? सीधे सीधे mk² से इक्वेट करा दो, रेडियस ऑफ जायरेशन आ गई।
इसका मतलब इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है रेडियस ऑफ जाइरेशन के टर्म में, एम के स्क्वायर। इसका कितना है, एम के स्क्वायर। इसका कितना है, एम के स्क्वायर। के सबका अलग अलग होगा, यहाँ पे के आर, यहाँ पे के अंडर रूट 2r, यहाँ पे के अंडर रूट 2/5r। यानी सारी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम रेडियस ऑफ जाइरेशन के टर्म में क्या लिख सकते हैं, एम के स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, सारी बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम क्या लिख सकते हैं रेडियस ऑफ जाइरेशन के टर्म में, एम के स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर हो गया सुहेल? हैं, जैसे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो, इसके अबाउट कितना आया था, हाफ एम आर स्क्वायर। तो क्या आएगा रेडियस ऑफ जाइरेशन, एम के स्क्वायर से इक्वेट करा दो तो r/√2 आ जाएगा, r/√2। ठीक है, तो सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, एम के स्क्वायर। अगर ये डिस्क है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, एम के स्क्वायर। अगर ये रिंग है तो कितना, एम के स्क्वायर। अगर ये सिलेंडर है, हॉलो या सॉलिड, या स्फीयर, हॉलो या सॉलिड, तो कितना, एम के स्क्वायर। के जो है वो सबका क्या होता चला जाएगा, अलग अलग डिफरेंट होता चला जाएगा। ठीक है, तो हम एक जनरल फार्मूला ऑब्टेन कर सकते हैं रेडियस ऑफ जाइरेशन के टर्म में। अदरवाइज हमें क्या होगा, अलग अलग बॉडीज के डिस्कशन को अलग अलग लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे सामने आया, अगर मैं यहाँ इसको रिंग लूँ, डिस्क लूँ, सिलेंडर लूँ, स्फीयर लूँ, तो सबके लिए जो है यहाँ पे तो बहुत सारा डिस्कशन हो जाएगा। एक जनरलाइज केस कर लूँ तो रेडियस ऑफ जाइरेशन के टर्म में मैं क्या कर सकता हूँ, उसको एक सिंगल फार्मूला बना सकता हूँ, सिर्फ के रखना पड़ेगा मुझे। ठीक है, क्लियर हो गया? तो यहाँ पे ये मिटा दूँ मैं। ठीक है, अब ये मिटा के इस डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करता हूं। तो क्या था बच्चों, तो हमारे पास ये जो आया है, तो अब हमारे पास ये मैंने क्या करा, एक बार और स्टार्ट कर दूं। देखो ये फोर्सेस आपकी समझ में आ गए, एम जी साइन थीटा माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए, ये फोर्स इक्वेशन। ये किसका एक्सेलरेशन है, सेंटर ऑफ मास का। सी यू एम लिखे ना लिखे, एफ इज इक्वल टू एम ए हमें सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन देता है निकाल के। ठीक है, टॉर्क निकाल लिया हमने सेंटर ऑफ मास के अबाउट, एफ आर आ गया। ठीक है, तो अल्फा आ जाएगा टॉर्क अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया रख दो, किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैंने राउंड सिमेट्रिकल बॉडी नाम लिखा, इसीलिए मैंने यहाँ कुछ तो नहीं लिखा, ना रिंग लिखा, ना डिस्क लिखा, ना स्फीयर लिखा, ना सिलेंडर लिखा, कुछ नहीं लिखा। तो अल्फा जो है वो कितना हो जाएगा, एफ आर यहाँ से उठा के डाल दूं, एफ आर, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पे डाल दूं क्या, एम के स्क्वायर। वेयर के क्या है, के क्या है यहां, के यहां नीचे लिख दूं, रेडियस ऑफ जाइरेशन, जाइरेशन या गायरेशन जो भी आप कहते हो यार। ठीक है, ये रेडियस ऑफ जाइरेशन हो गई। अल्फा इज इक्वल टू एफ आर अपॉन एम के स्क्वायर। अगर रिंग है तो के कितना हो जाएगा, आर। डिस्क है तो के कितना हो जाएगा, r/√2। हॉलो सिलेंडर है तो के कितना हो जाएगा, अगेन आर, क्योंकि हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम स्क्वायर होता है। सॉलिड है वही जो डिस्क का, r/√2। अगर हॉलो स्फीयर है तो √2/3r, और अगर सॉलिड स्फीयर है तो √2/5r। ठीक है, ये आ गया। नाउ कंडीशन दो हो गई, तीन इक्वेशन बनानी हमेशा, फोर्स इक्वेशन, टॉर्क इक्वेशन, एंड थर्ड इज कंडीशन ऑफ रोलिंग। तो कंडीशन ऑफ रोलिंग, चूंकि सरफेस यहां रेस्ट में है, अब जब सरफेस रेस्ट में होगी तो कंडीशन ऑफ रोलिंग क्या होगी, कंडीशन ऑफ रोलिंग हो गई A इज इक्वल टू आर अल्फा। ठीक है, ये कंडीशन ऑफ रोलिंग है। ठीक है, और अगर सरफेस मूव कर रही हो तो A माइनस आर अल्फा इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ द सरफेस। ठीक है, तो यहाँ पे A माइनस आर अल्फा इज इक्वल टू 0 आया, इसलिए इज इक्वल टू आर अल्फा आ गया। तो A इज इक्वल टू आर यहां से। ठीक है, यहां से उठा के ये हो गई आपकी इक्वेशन 2, ये हो गई आपकी इक्वेशन 3, यहां से उठा के अल्फा इसमें डाल दो, डाल दिया, कितना आया A इज इक्वल टू आ गया, यहां से कितना आ गया, एफ आर स्क्वायर अपॉन एम के स्क्वायर आ गया। यहां से F निकाल लो, F कितना आ गया बोलो, देखो एम के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू क्या, A। कोई दिक्कत तो नहीं है, हैं? ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। अब इस F को उठा के इक्वेशन 1 में डाल दो, एक्सेलरेशन निकल आया, ये फ्रिक्शन निकला है आपका। रोलिंग के केस में, रोलिंग में फ्रिक्शन निकला है ये, तो इस F को उठा के यहां डाल दो। ठीक है, तो इस F को उठा के यहां डाल दो। जब यहां डालोगे आप, यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 4, किसमें कर रहे हैं हम, इक्वेशन 1 लिख लेना, कहां से क्या हो रहा है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 4। क्या करा हमने, एम जी साइन थीटा माइनस एम
के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू ए इज इक्वल टू एम ए। आ गया? ठीक है। अब आपके पास जो है क्या आ गया, जरा देखो तो सही। आपके पास ये इधर चला जाएगा ना, ये इधर जाके क्या कॉमन आ जाएगा, एम ए कॉमन आ गया। देखो तो क्या बचा, 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, एम जी साइन थीटा। ठीक है, मास से मास कट गया आपका, तो एक्सेलरेशन आ गया यहाँ से कितना आ गया, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर को कोई टू दे देना, क्या जैसे कोई सिंबल दे दे, बीटा दे दे, ठीक है बस। नहीं यही रखो, खाली फालतू बात है। आसान हो जाएगा। जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अगर रिंग है तो, अगर मान लो रिंग है सपोज, तो रिंग के लिए के इज इक्वल टू क्या होगा, आर। तो के इज इक्वल टू आर डालोगे तो एक्सेलरेशन कितना आएगा रिंग का, बोलो, हाफ जी साइन थीटा 1/2 इंटू जी साइन थीटा। अगर आपके पास डिस्क है, डिस्क या हॉलो सिलेंडर, डिस्क अगर या हॉलो सिलेंडर है या डिस्क है तो क्या आएगा, जरा देखो तो सही है। के इज इक्वल टू कितना आएगा, r/√2 आएगा। देखो यार, देखो चेक करो, m के स्क्वायर को किससे इक्वेट करा दोगे, हाफ mr स्क्वायर से। दोनों का मोमेंटम इधर सेम होता है, r/√2 आएगा। r/√2 यहाँ डालोगे तो कितना हो जाएगा, r स्क्वायर अपॉन 2, r स्क्वायर कैंसिल हो गया तो 1 प्लस 1/2, डिनोमिनेटर में 1 प्लस 1/2 कितना, 3/2। अरे 1 प्लस 1/2 3/2, पलटी खाने के बाद कितना 2/3। तो 2/3 बड़ा है या हाफ बड़ा है, 2/3 बड़ा है यार, ये 0.6 मिलेगा, करीब 0.66 मिलेगा है। तो डिस्क का एक्सेलरेशन ज़्यादा मिलेगा रिंग से, डिस्क ज़्यादा एक्सेलरेट करेगी, ज़्यादा एक्सेलरेशन से चलेगी। ठीक है, ये सॉलिड सिलेंडर था, है ये सॉलिड सिलेंडर और ये हॉलो सिलेंडर। ठीक है, यहाँ पे मैंने हॉलो लिख दिया था। डिस्क और सॉलिड सिलेंडर का सेम होता है। अगर स्फीयर है, अगर स्फीयर कह दे तो सॉलिड यार, तो सॉलिड के लिए क्या होगा, क्या होगा, के क्या होगा बेटा, रिवर्ट के क्या होगा बताओ, √2/5 भाई इंटू आर। ठीक है, √2/5 आर ये आएगा। और जब यहाँ डालोगे देखो यहाँ पे, तो के स्क्वायर करोगे ना तो कितना हो जाएगा, 2/5 बचेगा। और 1 प्लस 2/5 कितना हो गया, 1 प्लस यहाँ पे ये रखोगे ना, तो 1 प्लस 2/5 7/5, और ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो गए 5/7। तो स्फीयर का कितना आएगा, इस पर का कितना आएगा, 5/7 जी साइन थीटा। 5/7 कितना होता है जरा बताओ तो सही, 7 7 49, 0.7, ये 0.7, ये 0.6, ये 0.5। ठीक है, 0.7 0.6 0.5। तो किसका ज़्यादा है, किसका ज़्यादा है, स्फीयर का एक्सेलरेशन ज़्यादा है किससे, डिस्क से, और डिस्क का एक्सेलरेशन ज़्यादा है किससे, रिंग से। ठीक है, स्फीयर का एक्सेलरेशन ज़्यादा है किससे, एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन है इसलिए मैंने यही करा दिया, ये डिस्क से, और डिस्क का ज़्यादा है किससे, रिंग से। एनसीईआरटी में कुछ ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, टाइम टेकन निकाल सकते हो, टाइम टेकन बाय दिस बॉडी टू रीच ऑन द इंक्लाइन है, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर लगा दोगे। जब सेंटर ऑफ मास पहुंचेगा ना ग्राउंड पे, तो बॉडी इंक्लाइन पे पहुंच गई, तो सेंटर ऑफ मास को ग्राउंड पे पहुंचाना है। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आपके पास ये है, ये किसका एक्सेलरेशन है, अरे ये सेंटर ऑफ मास का यार, बार बार कह रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, लिख दिया मैंने, ये लो चलो। ठीक है, तो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर लगा देना, बॉडी रेस्ट से चली, S इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर लगा देना। ए क्या ले लोगे, S क्या ले लोगे, ये ले लोगे इंक्लाइन। इंक्लाइन क्या होगा, इंक्लाइन की अगर हाइट दी होगी h, तो इंक्लाइन निकल आएगा ना, कितना आएगा ये, h/sin थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू h अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज h/sin थीटा, ये हाइट आएगी इंक्लाइन, ये सॉरी लेंथ ऑफ द इंक्लाइन। अगर ये हाइट दी हो तो लेंथ ऑफ द इंक्लाइन h/sin थीटा है। ठीक है, तो h/sin थीटा डालोगे तो क्या होगा बताना तो सही। चलो अभी बाद में देखें, घर डिस्कशन दाएं बाएं जा रहा है, डिस्कशन दाएं बाएं जा रहा है। बहरहाल फ्रिक्शन निकाल रहा है अब। ठीक है, इस पर टाइम टेकन बाद में निकालेंगे। फ्रिक्शन निकाल रहा है, इसी एक्सेलरेशन से निकल आएगा टाइम टेकन, कहने का मतलब ये है। ठीक है,
ठीक है नहीं। फ्रिक्शन अगर निकालेंगे तो इस एक्सेलरेशन को उठाकर यहां डाल दो, यहां रोलिंग जब बॉडी रोल कर रही है उसमें जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो कितनी है वो निकालनी है, उसको यहां डाल दो उठा के, ठीक है। तो इस हैं हाँ जो भी आएगा निकाल लेंगे यार, इतने बड़ा काम नहीं है। साइन थीटा कट जाएगा दोनों तरफ से, साइन थीटा नहीं बचेगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन अगर निकालें, ठीक है, आपको अगर आपके एग्जाम में आता है तो आउट ऑफ द बॉक्स डिस्कशन हो गया, ठीक है। आपके एग्जाम में अगर आता है तो आपको सीधे यहाँ से देखो, ये तो मैंने निकाला है, ये आपको इतना कार्यक्रम नहीं करना, खाली यहाँ से चल के सीधे यहाँ आ जाना है, ठीक है। इतना टाइम नहीं होता कि ये सब करके दिखाओगे, तो मैं करके दिखा रहा हूँ डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू से सारा। तो फ्रिक्शन कितना है, F इज इक्वल टू कितना, ये है ये जो इक्वेशन है ना 4 mk स्क्वायर बाई r स्क्वायर, एक्सेलरेशन डाल दो, कितना हो गया g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। अगर आपको एक्सेलरेशन याद ना हो तो देखो इसका शॉर्टकट होता है एक, ये बता दूं हैं, अब इसका शॉर्टकट भी बता, चलो एंड में बताऊंगा। एक्सेलरेशन निकालने का डायरेक्ट शॉर्टकट है, क्या हो गया अब देखो जरा, F आ गया आपका mg साइन थीटा, ये तो बचा mg साइन थीटा। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसको r स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं यार, यहां ब्रैकेट में ये बच रहा है 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, कोई दिक्कत, इसको यहां नीचे ले गया, कोई दिक्कत बोलो, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो गया, ये इंटू ये कितना हो गया 1, तो फ्रिक्शन कितना बचा mg साइन थीटा अपॉन क्या बचा 1 प्लस r स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर, ठीक है। mg साइन थीटा अपॉन 1 प्लस r स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर, ठीक है। यह आपका, अगर आपको निकालने की जरूरत पड़ जाए। नाउ स्लाइडिंग के लिए फ्रिक्शन कितना चाहिए, फ्रिक्शन रिक्वायर्ड फॉर स्लाइडिंग कितना चाहिए बोलो, म्यू mg cos थीटा, फ्रिक्शन रिक्वायर्ड फॉर स्लाइडिंग, रिक्वायर्ड फॉर स्लाइडिंग, इतना चाहिए स्लाइडिंग के लिए फ्रिक्शन। और ये क्या है, फ्रिक्शन रिक्वायर्ड फॉर रोलिंग ऑफ बॉडी, ठीक है। रोलिंग के लिए जो फ्रिक्शन चाहिए वो ये है, ये रोलिंग फ्रिक्शन नहीं है यार, रोलिंग फ्रिक्शन बताया मैंने क्या होता है, किस पे डिपेंड करता है रोलिंग फ्रिक्शन, हार्डनेस पे, ठीक है, बॉडी के सरफेस के डिफॉर्मेशन पे से आता है वो, ठीक है, ठीक। तो ये होना चाहिए, ये है रिक्वायर्ड फ्रिक्शन किसके लिए, स्लाइडिंग के लिए, और ये रिक्वायर्ड किसके लिए, रोलिंग के लिए। तो क्या होना चाहिए कि कंडीशन अगर देखें, कंडीशन रोलिंग कब होगी, रोलिंग तब होगी जब ये जो फ्रिक्शन की वैल्यू है ये कम हो, किससे, अरे किससे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, या बराबर हो, लास्ट बात बराबर हो। अगर स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम हुआ, अगर ये वैल्यू कम हुई, मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर ये वैल्यू कम हुई और ये ज्यादा हुई तो रोलिंग से पहले बॉडी क्या कर जाएगी, स्लाइड कर जाएगी। कम एफर्ट पे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि कम फोर्स रिक्वायर्ड है बॉडी को स्लाइड करने के लिए, अगर ये कम है तो, ठीक है। इन दोनों में से जो कम होगा वो पहले होगा। तो रोलिंग जो है, ये रोलिंग में जो फ्रिक्शन हमने निकाला है, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए स्लाइडिंग से, या एट लास्ट बराबर होनी चाहिए, लिमिटिंग केस है बराबर वाला केस, ठीक है। तो क्या आ गया यहां से देखो, यहां से म्यू निकल आएगा, मिनिमम म्यू रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी टू बी रोल, तो 1 प्लस r स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर आ गया, इज लेस देन और इक्वल टू कितना, म्यू mg cos थीटा। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर पूछ ले, कितना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन चाहिए हमें बॉडी के रोल करने के लिए, तो यहां से क्या आएगा, म्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, बोलो mg से mg कैंसिल हो गया ये हैं, नीचे cos थीटा आ गया, तो क्या हो गया, tan थीटा अपॉन 1 प्लस r स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर। म्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू tan थीटा अपॉन 1 प्लस r स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर, बॉडी के रोल करने के लिए म्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, जी जनाब बैठी 2 मिनट बैठी,
म्यू क्या होना चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, ठीक है। तो म्यू इतना या इससे ग्रेटर, और मिनिमम कितना होना चाहिए, म्यू मिन इज इक्वल टू tan थीटा अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। ये म्यू की मिनिमम वैल्यू है। अगर म्यू इससे कम हुआ तो क्या होगा, स्लाइडिंग होगी, बॉडी स्लाइड करेगी, ठीक है। इस सरफेस पे जो रिक्वायर्ड रफनेस है इतनी होनी चाहिए मिनिमम, या इससे ज्यादा। क्लियर है, ठीक है। शॉर्टकट क्या बताया मैंने, देखो एक्सेलरेशन निकालने का शॉर्टकट है आपके पास बहुत सीधा साधा सा। अगर आप शॉर्टकट लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे हैं, अगर आपको रोलिंग के लिए एक्सेलरेशन निकालना हो तो शॉर्टकट फॉर्मूला बता रहा हूं आपको, इसे लगा देंगे। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू इंक्लाइन प्लेन के लिए कौन चलाएगा बॉडी पे, इंक्लाइन प्लेन पे mg साइन थीटा अपॉन ट्रांसलेशनल मास प्लस रोटेशनल मास, ऐसे समझ लो। एक्सेलरेशन फोर्स अपॉन मास होता है ना, तो यहाँ पे बॉडी ट्रांसलेट भी कर रही है, रोटेट भी कर रही है, तो ट्रांसलेशन और रोटेशन का दोनों का रख दो। ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों कहाँ से आएगा, दोनों आएगा mg साइन थीटा, जो फोर्स चला रहा है वो mg साइन थीटा चला रहा है, अपॉन ट्रांसलेशन मास हो गया कितना m, और रोटेशन मास हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन आर स्क्वायर। बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको आर स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो आपको रोटेशनल मास मिलेगा, ठीक है। ये सारे रोलिंग के केस में आप लगा सकते हैं। हॉरिजॉन्टल फ्लैट ग्राउंड पे रोलिंग हो रही हो तब भी न्यूमेरिकल करने के लिए लगा सकते हैं। यहाँ कितना है, कितना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ जाइरेशन के टर्म में एम के स्क्वायर, तो एम प्लस एम के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कर है। मैं 1 मिनट में आ गया, छोड़ दिया मैंने। कितना आ जाएगा, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। देखो आ गया वही सेम, ठीक है। अगर आपके पास ये व्हील, मान लो ये व्हील रोल कर रहा हो, आपने फोर्स F लगाया और यहाँ रोलिंग के लिए निकालना है आपने एक्सेलरेशन, ये व्हील रोल कर रहा है, फ्रिक्शन इधर को है मान लो सपोज, तो आपने निकालना है तो क्या लगाया, कौन चलाएगा, फोर्स अपॉन रोटेशनल मास, ट्रांसलेशनल मास प्लस रोटेशनल मास, ये आ गया एक्सेलरेशन इसका, यानी m के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो m के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कर दोगे, ये आपका एक्सेलरेशन आ गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया रख दोगे यहाँ, जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है बच्चों। अगली क्लास में मिलेंगे यहाँ से आगे। टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज।